हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सी टेट 7 जुलाई 2019 के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। और इसमें हमने पार्ट 1 बनाया है मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें 15 क्वेश्चन जो पेडागॉजी होते हैं उन्हें हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न जो दे रखा है, समावेशित विद्यालयों में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित, पहले तो ये देखिए समावेशित विद्यालय हैं, दूसरी दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो अब इसमें ये देखिए, समावेशी शिक्षा होगी जहाँ भी, वहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ बिठाया जाएगा और एक ही क्लास में बिठाएंगे तो उन्हें एक साथ शिक्षा दी जाएगी। वहाँ पर किसी विशेष वर्ग को, जैसे दृष्टिबाधित बच्चों को अलग नहीं बिठाएंगे, ना उनको अलग से समय देंगे, ना ही उन पर अलग से ध्यान देंगे, ठीक है ना। वहाँ इन बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलाकर पढ़ाएंगे। जिस प्रकार से देखिए, एक ऑप्शन ये आपको दे रखा है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, जो कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो इसे हम सही नहीं करेंगे। और सी पार्ट है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे। अतिरिक्त समय भी हम नहीं देंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम सबको एक साथ समय देते हैं, ठीक है। और उन्हें उच्च उपलब्धियों वाले छात्रों के साथ बैठाकर रखेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनको जहाँ क्लास है वहाँ सभी को मिक्स बैठा लेंगे, उनमें ऐसा नहीं भेदभाव किया जाएगा कि इनको अलग कर दिया जाए, उनके साथ बैठा दिया जाए। तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ सही है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दिया है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 को गुणा करने का जो मेथड है वो इन्होंने इस प्रकार से किया है कि 16 को पहले 2 जगह तोड़ लिया, 25 को भी 2 जगह तोड़ लिया। अब इनमें दोनों का क्रम बदल लिया, 2 और 5 का यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा नियम हुआ, आप जानते होंगे, जैसे ए गुणा बी गुणा सी, अगर इसको हम लिख दें ए गुणा बी गुणा सी, इस तरह से, यानी कि यहाँ पर हमने पहले इन दोनों का गुणा किया था, ए और बी का, लेकिन इस वाले में बी और सी का पहले गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो गुणा का क्रम बदला गया है वो जो है साहचर्य नियम है। ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। तो इसमें जो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, तो ये प्रश्न जो है साहचर्य नियम पर बनाया है। और आपको चाहिए कि साहचर्य नियम के अलावा जो और भी जो मैथ के नियम हैं, जैसे वितरण नियम है, साहचर्य नियम जो गुणा में दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है। साहचर्य नियम में योग का भी होता है, जैसे मैं आपको योग में साहचर्य नियम किस प्रकार से होता है उसे बता दूं आपको, क्योंकि अगली बार हो सके वही वाला पूछ लिया जाए आपसे। से ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, इन दोनों को जोड़ना पहले, बाद में सी को जोड़ना है। अथवा इसका दूसरा जो रूप होता है साहचर्य नियम का, वो होता है ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये आपका योग का साहचर्य नियम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ एक होता है वितरण नियम। वितरण नियम का होता है ब्रैकेट में ए, यानी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब इसमें ए का मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो इसे जब बराबर लिखते हैं तो ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ये आपका वितरण नियम हो गया। इस पर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसे भी समझ लीजिए कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर होता है ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ये वितरण नियम हो गया। इसमें एक नियम दिया है पुनरावृत्त योग वाला। तो जैसे कोई संख्या योग में दे रखी हो, पुनरावृत्ति हो रही है उनकी, जैसे 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, ऐसे पुनरावृत्ति हो रही है। कितनी बार पुनरावृत्ति है, 1 2 3 4 बार हुई है। तो आप इसे बराबर लिख सकते हैं 7 गुणा 4, ये हो गया आपका पुनरावृत्त योग का नियम। इस नियम पर कोई सवाल आए तो आप इसे हल कर देंगे, क्योंकि सी टेट में क्वेश्चन
इस बार जो इन्होंने पूछा 2019 में साहचर्य नियम में पूछा है, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन पेपर में ये घुमा करके अन्य किसी गणित के नियम को लगा करके पूछ ले आपसे कि इसमें कौन सा नियम लगाया गया है। एक है आपका नियम है यहाँ पर प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। जैसे कोई संख्या a/b है तो इसमें गुणा हो जाए b/a का और बराबर जिसका मान आता है 1, ये आपका होता है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, जिसका मान बराबर गुणा करके 1 आ जाए, ये होता है आपका प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। अच्छा, इसमें वितरण नियम भी दे रखा है। तो वितरण नियम जो होता है वो होता है आपका जैसे a ब्रैकेट में b + c, तो ये बराबर जो होता है किसके कि a का गुणा पहले b में करेंगे, a गुणा b फिर प्लस a गुणा c, ये आपका होया कौन सा नियम? वितरण नियम। इसका नियम को याद कर लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम हो सकता है कि आपको इस नियम से पूछ ले, कोई पता नहीं कि किस नियम से पूछ ले, प्रश्न बनाने का तरीका उनका अलग है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ये यहाँ पे गुणन का साहचर्य नियम फॉलो किया है, कभी कभी आपको पूछ लेता है कि a + b + c, इसको वो इस तरह से यूज कर ले, a + b + c ब्रैकेट में ये वाला, ये योग का साहचर्य नियम है। किसका नियम है? योग का साहचर्य नियम। और जो ये यहाँ प्रयोग किया गया है वो गुणन का साहचर्य नियम है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ वर्ग समावेश, संरक्षण, वर्गीकरण, ये सभी प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है। केवल मापन ऐसा है जो कि प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में कौन से तथ्य सही हैं और कौन से गलत, उन्हें आपको पहचानना है, सही को आपको इसमें बताना है कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा उन्होंने, पहला ऑप्शन नहीं, पहला स्टेटमेंट दे रखा उन्होंने कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और बी, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो यहाँ जो संख्यांक है वो एक तरह से जो संख्यांक है वह एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत है, एक आपको प्रदर्शित करने संकेत है, इसलिए ये वाला कथन सत्य है। और किसी संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा, संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात ये दोनों आपके ए और बी दोनों है। इसमें ऑप्शन आपका सही होता है सी, क्योंकि ए और बी दोनों शुद्ध हैं, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो गणितीय प्रक्रम नहीं है तो देखिए, गणित में आपने आकलन करना, पक्षांतर करना, मानस दर्शन, ये तीनों आपने देखे होंगे। कंठस्थ करना, कंठस्थ माने रटना, ये चीज गणित में नहीं चलता है, ये आपकी गणितीय प्रक्रम का नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए 6वां, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। पहली समस्या क्या है, देखिए, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? ये तो आपकी पहली हो गई स्टेटमेंट। दूसरी क्या कह रही है, एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? तो आपको यहाँ बताना है दोनों स्टेटमेंटों को देख करके कि इसमें कौन सा योग की समुच्चयन संरचना को शो करता है और कौन सा योग की संवर्धन संरचना को शो करता है। तो देखिए यहाँ जो है संतरे समूह में रखे हुए हैं, तो ये तो योग की समुच्चयन संरचना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ समझेंगे कि ए वाला तो आपका हो जाएगा योग की
समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला, सॉरी, ये ऑप्शन जो आपका ए वाला सही हो जाएगा। बी सी डी ये तीनों सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें समुच्चयन का है तो ये समुच्चय में पहुंच जाएगा, और ये वाला जो है वृद्धि से मान लीजिए संवर्धन में पहुंच गया, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो आपको उसमें सही कथन पहचानना है। पहला ऑप्शन है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो देखिए आयतन के संरक्षण की समझ जो है वो द्रव्यमान के बाद में आती है। किसके बाद आती है? द्रव्यमान के बाद में आती है। यहाँ उल्टा कहा है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। पहले संख्याओं की संरक्षण की समझ आएगी, उसके बाद आती है भार की, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब इसके बाद सी ऑप्शन है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये भी गलत है। लंबाई की संरक्षण की समझ आने से पहले संख्याओं की संरक्षण की हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन रह गया आपका फोर्थ, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ये सही है आपका। क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। यानी 25 टाइलें उन्हें अलग अलग आयताकार व्यूहों में शो करना उन्हें। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को इस कार्य से संबंधित किया जा सकता है? यानी कि पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से हम क्या सीख रहे हैं या बच्चों को क्या सीख मिल रही है, कि वो क्या निकाल सकते हैं। एक तो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आपकी टाइल्स हैं उनमें क्षेत्रफल की नॉलेज मिलेगी, और उसमें परिमाप भी मिलेगा आपको, और गुणनखंड भी मिलेगा, ये तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए। ये ध्यान रखना, इसमें आयतन की कहीं भी उन्हें नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इन तीनों ऑप्शनों में देखिए आयतन दे रखा है, तो ये इस वजह से तीनों गलत हो जाएंगे। केवल उन्हें जो टाइल्स दी गई हैं, टाइल्स के क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, और उनके विभिन्न जो है व्यू बनाएंगे जब आयताकार के, तो उनमें गुणनखंड भी अलग अलग से मिलेंगे, खंड उनके जो है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? देखिए चित्रांकन तो आप जानते हो गणित में पीछे से हल करना, रट लेना, तो ये समझिए रट लेना ये गणित में नहीं चलेगा, ठीक है। और कंटेस्ट करना ये भी गणित में नहीं चलता। तो आपके पास कंटेस्ट करना देखो यहाँ पे भी दिया, ये भी गलत हो गया, यानी कि डी गलत, सी गलत, ए गलत। अब क्या बचा? विवेचन करना, बी पार्ट देखें, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ये गणित की तीनों प्रक्रियाएं हैं। गणित में इन तीनों प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सी है? वॉन हेले जो थे उन्होंने ज्यामितीय चिंतन का विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हुए बताया था। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही होता है आपका ज्यामितीय चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? तो इसमें देखिए छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी छात्रों को प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए या संबंधित होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका डी सही है। बाद बाकी ये सब तीनों जो दे रखे हैं वो गलत हैं, ठीक है, क्योंकि कठोरता से पालन हम करा नहीं सकते किसी चीज़ का उनसे। और कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, टोटल कार्य विधिक पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित का वर्क है वो छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इजिकल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा? तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन सी, ग्राफ पेपर। इनको जो है ग्राफ के माध्यम से शो कराने के लिए ये मेथड सही रहेगा। अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? ये ध्यान रखिए, यहाँ नहीं शब्द दिया है, तो कौन सी योजना नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी सही है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि गणितीय मूल्यांकन के लिए ये वाली विधि उपयुक्त नहीं है, बाद बाकी तीनों उपयुक्त हैं। जैसे पहली दी है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ये सही ऑप्शन आपका पहला जो है। दूसरा, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, ये भी सही है। उनके मूल्यांकन के लिए एक से अधिक स्तर के जो उत्तर आए उनको प्रश्नों को दिया जाए, जिससे उनका मालूम पड़े किस स्तर तक वो उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी भी सही है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, यानी कि वो रट्टू उस प्रश्नों को रट ना सकें, रटने में और जो उनके समझ में आ जाए उन दोनों में उनको अंतर समझ में आ जाए, ऐसे प्रश्न देने चाहिए, ये भी सही है। अगले प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? फिर भी देखिए दोबारा से, ऐसी कौन सी विशेषता नहीं है जो गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए है? तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके चार। तो पहला ऑप्शन है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, यानी ये देखिए कठोरता से पालन हम किसी चीज़ को नहीं करा सकते विद्यार्थियों से, तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। और वही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आप ये मान लीजिए आपका ये ऑप्शन सही हो गया कि ये वाला है, इसे हमें नहीं कराना चाहिए, कठोरता से पालन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। थोड़ा ये पेडागोजी से नहीं है, ये न्यूमेरिकल, तो इसे चलो करते हैं। किस तरह से करना है? एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, यानी आधे छात्र का मतलब जानते हैं 1/2। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। 1/4 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, और बाद बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ इन्होंने दिया है 160 वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है। तो वॉलीबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कितने हैं? 1/4। देखिए वॉलीबॉल खेलते हैं, कितने खेलते हैं? 1/4, यानी कि ये 160 जो है ये 1/4 के बराबर है। कितने के बराबर है? 1/4 के बराबर। तो मान लीजिए 160 बराबर 1/4। अब जब 1/4 160 है, अगर हम पूरी संख्या निकालेंगे तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपकी संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी? कुल हो जाएंगे आपके 16 चौका 64, यानी कि 640। अब इन्होंने संख्या पूछी है शतरंज खेलने वालों की संख्या कितने हैं। तो शतरंज कितने खेलते हैं, यहाँ देखिए दिया इन्होंने 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, तो यानी कि 640 का 1/16 शतरंज खेलते हैं। शतरंज की छात्रों की संख्या निकालनी है आपको, तो कुल जो संख्या है 640, उसमें गुणा करेंगे 1/16 का। 16 से काटो से 16 चौका 64, 4 बार कटा, ये 0 योग्य तो रखेंगे यहाँ पर। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें 40 वाला ऑप्शन सही है।
एक बार फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। इन प्रश्नों पे वो अपना बना सकता है प्रश्न। तो देखिए सबसे पहली बात कि इन्होंने वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या दे रखी है 160। तो आप यहाँ 160 का मतलब वॉलीबॉल हमारे 1/4 भाग में खेलते हैं, ये 1/4 के बराबर है। जब पूरी संख्या निकालेंगे तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64, 640 टोटल विद्यार्थी हो गए, छात्र हो गए। इसमें से 1/16 भाग छात्रों का शतरंज खेलता है, तो इसका 1/640 का 1/16 भाग निकालेंगे हम, तो 16 से 640 को काटेंगे तो 40 बार कटता है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।